बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 6 मुलाहिज़ा फरमाएं। अभी तक शानी उसे एक इत्तफाक समझ रही थी कि उसके भाई और उसके शोहर का शौक एक ही है। वो नहीं जानती थी कि इस हवाले से उस पर एक ज़बरदस्त इंकिशाफ होने वाला है। अब्बा जी उसके सामने एक पुरानी कहानी के पीछू खम से पर्दा उठाने वाले हैं। अब्बा जी को नाश्ता करवाने और दवा खिलाने के बाद वो उनके पास बैठ गई। चाचा मुश्ताक और ताया मासूम भी पास थे। दोनों चुप चुप से नजर आ रहे थे। वो कुछ देर बाद उठकर चले गए तो बाप बेटी तनहा रह गए। अपने ब्याह से पहले शानी ने एक किताब शुरू कर रखी थी। रोजाना सोने से पहले वो अब्बा जी को इस किताब के चंद सफ़ात पढ़कर सुनाती थी। ये मुगल दौर में लिखा गया एक दिलचस्प सफरनामा था। आज फिर वो इस किताब को झाड़ पूंछ कर ले आई थी। चौधरी इरशाद बड़े अजीब मूड में थे। उन्होंने किताब शानी के हाथ से लेकर एक तरफ रख दी और बोले, हमेशा तुम सुनाती हो लेकिन आज तुम्हें मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कैसी कहानी अब्बा जी? शानी ने पूछा। एक ऐसी कहानी जिसका तुम्हारी मौजूदा और आइंदा जिंदगी से गहरा ताल्लुक है शानी। उन्होंने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और बोले, ये सब कुछ मैं तुम्हें इसलिए बताना चाह रहा हूँ शानी कि तुम इन हालात पर गौर कर सको और इस सोच विचार के जरिए अपनी आइंदा जिंदगी की मुश्किलें कम कर सको। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम अपनी माँ ही की तरह समझदार और हिम्मत वाली हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। मेरी सारी ताकत तो आप ही हैं अब्बा जी। अगर आप मेरे साथ हैं और मुझसे खुश हैं तो मैं बड़ी से बड़ी मुसीबत का मुकाबला कर सकती हूँ। नहीं मेरी धी रानी, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो समझता हूँ कि मेरी ताकत भी तुम्हारी माँ ही थी। वो आम इंसान नहीं थी शानी। उसका मुकाम बड़ा ऊंचा था। लोग ऐसे ही तो उसे वड्डी आपा नहीं कहते। और तुमने देखा होगा कि जब वो उसे वड्डी आपा कहते हैं तो उनकी आंखों में कैसी मोहब्बत भरी चमक आ जाती है। उनके माथों पर एक तरह की अकीदत लश्कारे मारने लगती है। हाँ शानी, मैं सच कहता हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ, जिस मुकाम तक भी पहुंचा हूँ, इसमें ज्यादा किरदार तुम्हारी माँ का ही है। जो जो दिन गुजरते जा रहे हैं उसकी कदर कीमत मेरे दिल में, बल्कि शायद हम सब के दिलों में बढ़ती जा रही है। काश काश मैं उसकी जिंदगी में उसकी कदर कर सकता। अब्बा जी, आपने सब कुछ किया है। उन्हें हर तरह से खुश रखा है। उनकी बीमारी में आपने क्या नहीं किया उनके लिए और हम सब के लिए। आप ऐसी बातें मत सोचा करें। आपका मुकाम बड़ा बुलंद है हम सब की नजरों में, लेकिन मैं कितने पानी में हूँ इसका पता मुझे बहुत अच्छी तरह है। तुम्हारी माँ जिंदा थी तो हर काम सीधा पड़ता था। मट्टी में भी हाथ डालता था तो सोना हो जाती थी। अब सोना भी मट्टी हो जाता है। हर जगह धोखा खा जाता हूँ, हर जगह नुकसान उठाता हूँ। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा कि अपनी बेटी के बारे में भी सही फैसला ना कर सका, उसे भी मुश्किलों के हवाले कर दिया। बापों पर बेटियों का यही तो एक कर्ज होता है। वो अपनी सारी मोहब्बतों, खिदमतों और हयाओं के बदले अपने बाबुल से बस एक ही चीज मांगती हैं, एक अच्छा घर, एक इज्जतदार और मोहब्बत देने वाला जीवन साथी। 15-20 बरस तक उनकी चूड़ियों की छन छन और इन पाजेबों की खन खन बाप से बस एक ही बात कहती रहती है, मुझे अच्छी तरह देखभाल कर खुद से जुदा करना। शानी, मैं भी 20 बरस तक तेरी ये खामोश आवाज सुनता रहा, लेकिन जब फैसले का वक्त आया तो धोखा खा गया। मैं तेरा हक अदा नहीं कर सका मेरी बेटी। मैं तेरे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। चौधरी इरशाद की आंखों से आंसू टपक पड़े। शानी ने बेकरार होकर अपनी ओढ़नी से उनके आंसू पूंछे और गले से लग गई। अब्बा जी, आपने मेरे लिए जो कुछ चुना वो मुझे दिलो जान से कबूल है। अगर आपके इस फैसले में मेरे लिए कोई परेशानी है तो भी वो मेरी सर आंखों पर। मैं हर परेशानी का मुकाबला कर लूंगी। आप जरा सी भी फिक्र ना करें, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। ये जज्बाती कैफियत कुछ देर बरकरार रही। फिर इश्कबार चौधरी इरशाद ने खुद को संभाल लिया। वो गाँव तकिए से टेक लगाकर बैठ गए। उनकी आंखों में सोच की परछाइयां थी। यूं लगता था कि जो कुछ उनके इल्म में आ चुका है वो अब शानी तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसे अल्फाज ढूंढ रहे हैं जो उनकी लाडली बेटी को कम से कम तकलीफ दे। कुछ देर बाद उन्होंने शानी का नरम हाथ अपने हाथों में लिया और कहना शुरू किया, मैं तुम्हें शुरू से बताना चाह रहा हूँ ताकि सारी बात तुम्हारी समझ में आ जाए। यह आज से कोई 70-75 साल पहले की बात है। जिला गुजरात के मौजू आनंदपुर में चौधरी मलक नवाब शाह की हवेली मशहूर थी। नवाब शाह के सर पर 50 देहात की पगड़ी थी। वो बड़ा रोबदार और दबदबे वाला जमींदार था। उन दिनों अंग्रेज अफसरों की बड़ी दहशत होती थी, लेकिन नवाब शाह की अलमदारी में अंग्रेज अफसर भी सोच कर कदम रखते थे। नवाब शाह की कोई नरीना औलाद ना थी, बस एक खूबसूरत बेटी थी। उसका नाम दौलत बीबी था। दौलत बीबी जवान हुई तो वही कुछ हुआ जो हम अक्सर कहानियों में पढ़ते हैं। नवाब शाह को बेटी के रिश्ते की फिक्र हुई। दौलत बीबी खूबसूरत थी। उसको जहेज में कई मुरब्बे जमीन भी मिलने वाली थी। इलाके के कई चौधरी और बड़े जमींदार ये ख्वाहिश करने लगे कि नवाब शाह के घराने से उनका रिश्ता जुड़ जाए। एक से बढ़कर एक रिश्ता दौलत बीबी को मिल सकता था, मगर मलक नवाब शाह किसी और मिजाज का आदमी था। वो दलेर और बहादुर शख्स था। उसने एक वक्त अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भी हिस्सा लिया और नाम कमाया था। वो चाहता था कि उसका दामाद बेशक लाखों करोड़ों का मालिक ना हो, लेकिन दलेर, जीदार और गैरतमंद हो। जिस दौर की ये बात है, उस दौर में स्वयंवर और स्वयंवर रचाने की रस्में खत्म नहीं हुई थी,
लड़की के लिए शोर ढूंढने के लिए अच्छे घरानों के नौजवान तलाश किए जाते थे और फिर उनकी दलेरी और हिम्मत परखने के लिए उनके दरमियान मुकाबले वगैरह करवाए जाते थे। खासतौर पर हिंदुओं में यह रवाज आम था। नवाब शाह मुसलमान था, मगर वो और उसके बुजुर्ग जिस माहौल में रह रहे थे उस पर हिंदुओं का असर और रंग ज्यादा था। मलिक नवाब शाह ने भी अपनी बेटी दौलत बीबी के लिए ढूंढने के लिए स्वयंवर की तरह एक मुकाबला कराया। ये लठबाजी का मुकाबला था। उसमें इलाके के गिने चुने 20 जवानों ने हिस्सा लिया। उस लड़ाई में जो जवान पहले नंबर पर आया उसका नाम मेहरदाद खान था। रस्म के मुताबिक मेहरदाद खान को दौलत बीबी से रिश्ते के लिए कबूल कर लिया गया। मेहरदाद भी एक करीबी गांव का रहने वाला था। उनकी जमीन थी। ये लोग बागों के ठेके भी लेते थे और उनके अपने बाग भी थे। खाते पीते लोग थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी से चंद रोज पहले की बात है। मलिक नवाब शाह के वालिद का एक पुराना दोस्त नवाब शाह से मिलने आया। उसने नवाब शाह पर इंकशाफ किया कि जिस जवान को उसने अपनी बेटी के जीवन साथी के तौर पर चुना है वो माहिर लठबाज और दलेर तो बेशक है, लेकिन जात का असील नहीं है। उसने नवाब शाह पर यह साबित किया कि मेहरदाद खान जद्दी पुश्ती जमींदार नहीं है। मेहरदाद की मां ने 30 साल की उम्र में एक सांसी बिल्ली मार से ब्याह रचाया था और मेहरदाद दरअसल उसी सांसी का बेटा है। जब ये बात पाए सबूत को पहुंच गई तो नवाब शाह के लिए किसी तौर भी ये मुमकिन ना रहा कि बेटी का एक हाथ बिल्ली मार के हाथ में थमा देता। उसने इस शादी से साफ इनकार कर दिया। लोग इकट्ठे हो गए, कई पंचायतें बैठी, लेकिन फैसला मेहरदाद के हक में ना हो सका। नवाब शाह ने ऐलान किया कि वो रस्म और रवाज की पाबंदी करते हुए बेटी का हाथ उस नौजवान के हाथ में थमाएगा जो स्वयंवर के मुकाबलों में दूसरे नंबर पर आया था। तुम्हें कुछ अंदाजा हो गया होगा कि दूसरे नंबर पर कौन आया था? चौधरी रिशाद ने शानी से पूछा। हमारे दादा, शानी ने जवाब दिया। हाँ, ये हमारे वालिद कादर बख्श थे। बचपन में हम ये बात सुनते आए हैं कि हमारे वालिद की शादी स्वयंवर के नतीजे में हुई थी और वो बहुत बड़े लठबाज थे। ये बात मैंने तुमको बताई थी और तुमने अपने चाचाओं से भी सुनी होगी। शानी ने इस बात में सर हिलाया। चौधरी रिशाद ने बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन तुम्हें बाकी बातों के बारे में मालूम नहीं होगा। ये बातें हमने अपने बच्चों तक पहुंचाना जरूरी भी नहीं समझा। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे चाचाओं तक ही महदूद है कि तुम्हारी दादी दौलत बीबी की शादी पहले मेहरदादा नामी एक ऐसे शख्स से होने लगी थी जो बिल्ली मारों के खानवादे से ताल्लुक रखता था और उस शादी के ना होने से मेहरदाद खान और तुम्हारे दादा कादर बख्श में दुश्मनी चली थी। शानी ने खुश्क लबों पर जबान फेरते हुए कहा, बस एक दफा चाचा मुश्ताक ने मुझे और आदिल भाई को इतनी बात बताई थी कि आबाई गांव में मेहरदादा नामी एक बंदे से दादा की पुरानी दुश्मनी है और दोनों में कई मरतबा लाठी चली थी। कई मरतबा तो नहीं, बस 2 बार ऐसा वाकया हुआ था। एक बार तुम्हारे दादा कादर बख्श की शादी से 3-4 दिन पहले, दूसरी मरतबा शादी के 2-3 महीने बाद एक मेले में। इस दूसरी लड़ाई में तुम्हारे दादा को काफी चोटें आई थी। कहा जाता है कि वो फिसल कर गिर गए थे। इस दूसरी लड़ाई के बाद इर्द गिर्द के सारे देहात और वहां के मुअज्जज लोग मेहरदाद खान के खिलाफ हो गए थे। वो सरासर ज्यादती कर रहा था। शादी ब्याह तो रजामंदी और खुशी का मामला होता है, इसमें जिद और जोर की बात नहीं होना चाहिए, लेकिन मेहरदाद खान ऐसा कर रहा था। उस लड़ाई के बाद एक बड़ी पंचायत बैठी जिसमें मेहरदाद खान और उसके भाइयों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। जमींदारों ने बागों के ठेके वगैरह भी देने छोड़ दिए थे। करीबी गांवों की एक जड़ बरादरी से मेहरदाद खान के झगड़े भी शुरू हो गए। 2-4 साल ही में वो इतना तंग हुआ कि जमीन बेच बाच कर खामोशी से अपने पुराने इलाके डेरा गाजी खान की तरफ निकल गया। उसके बाद कुछ अरसे तक उसके बारे में बातें होती रहीं। आहिस्ता आहिस्ता इलाके के लोग उसे और उसके घराने को बोल गए, कहीं ये मेहर जी वो मेहरदाद खान तो नहीं है? शानी ने पूछा। चौधरी इरशाद ने बेपनाह करब से अपना सर इस बात में सर हिलाया। यह हमारी बदकिस्मती है दी रानी की ये मेहर जी वही है। चौधरी इरशाद की बर्बाद आंखों में आंसू चमकने लगे थे। कुछ देर तक वो खुद को संभालने की कोशिश करते रहे, फिर बोले, मेहरदाद के पोते को अपना दामाद बनाते हुए अब धोखा खा गए दी रानी। दरअसल मेहरदाद ने 2 शादियां की थी। इसकी दूसरी शादी बिल्कुल खुफिया थी, उसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। उस दूसरी शादी से मेहरदाद के 2 बेटे थे। उनमें से बड़े बेटे का नाम अमानत अली है और वही तुम्हारा मरहूम सुसर है। जब तुम्हारे रिश्ते की बात चली और हमने अपनी अकल समझ के मुताबिक फाखर के खानदान की जांच पर रखी तो हमारे वहमो गुमान में भी ना था कि इस घराने का ताल्लुक मेहरदाद खान से होगा। इन लोगों ने भी बड़ी होशियारी से हमें अंधेरे में रखा, कोई ऐसी बात जाहिर नहीं होने दी जिससे हमारा ध्यान भूले से भी डेरा गाजी खान या आनंदपुर की तरफ चला जाता। तुम्हारी शादी से पहले जब हम तुम्हारे ससुराल नारपुर जाते थे तो एक मरतबा वो बुढ़ा बैर जी भी हवेली ही में मौजूद था, लेकिन हमें उसकी बनक नहीं पड़ने दी गई। काश ऐसा ना होता शानी, काश ऐसा ना होता। चौधरी इरशाद ने अपना बाजू मोड़कर अपनी आंखों पर रख लिया और उनके जर्द रुखसारों पर आंसू बहने लगे। वो रोते हुए शानी की तरफ बढ़े और उसे अपने गले से लगा लिया और हिचकियां लेते हुए बोले, मैं तेरा गुनाहगार हूँ बेटी, मैंने तुझे अपने हाथों से आग में झोंका है। कितना बदकिस्मत बाप हूँ मैं, काश तेरी माँ की जगह मैं मरा होता।
वो बख्तों वाली थी, उसके साथ अल्लाह की रहमत होती थी। वो होती तो तेरे साथ कभी ऐसा ना होता, कभी ना। शानी भी रोने लगी, साथ साथ वो बाप को तसल्ली दे रही थी। अब्बा जी, आपने कुछ नहीं किया, जो कुछ मेरी किस्मत में लिखा हुआ था वो हुआ है, लेकिन मैं इस मुसीबत से भागूंगी नहीं, मैं उसका सामना करूंगी, मैं सब कुछ ठीक करूंगी, आप फिक्र ना करें, सब अच्छा हो जाएगा। रात तक शानी को इस सवाले से कुछ और बातों का भी पता चला। ये सब कुछ अब्बा जी ही ने उसे बताया। जिस रोज शानी की बारात आई, बैर जी बारात के साथ मौजूद नहीं था, लेकिन बारात में मौजूद एक 2 उम्र रसीदा चेहरे को देखकर चौधरी रिशाद का माथा ठिनका। बादशाह कई बारातियों का रंग ढंग और बोली ठोली देखने के बाद चौधरी रिशाद का शुबा तकवीयत पकड़ने लगा। अपनी रुखसती के मौके पर शानी ने अब्बा जी के चेहरे पर जो गहरा इज़राब देखा था, उसका ताल्लुक इसी सूरत से था। शानी की रुखसती के बाद चौधरी रिशाद 2 दिन कमरे में बंद रहे। बाद वो खुद पर जबर करके वलीमे की तकरीब में गए। इस तकरीब में सब कुछ खुलकर सामने आ गया। बैरजी से चौधरी रिशाद की मुलाकात हुई और उन्होंने अपने दामाद की आंखों में भी नफरत और दुश्मनी की लपक देख ली। फाखर ने वलीमे के बाद शानी को इनके साथ भेजने से इनकार कर दिया था और बहाना बनाया था कि वो चंद रोज तक खुद इसे अपने साथ लेकर आएगा। ताम चौधरी रिशाद समझ गए थे कि इनके दामाद ने इन्हें सजा देने का अमल शुरू कर दिया है। वलीमे की तकरीब के बाद वो शानी के बगैर रंग वाली वापस आए और इस बात का उनके दिल पर बेहद बोझ था। आखिर एक दिन ये बोझ रंग लाया और वो दिल पकड़कर हॉस्पिटल पहुंच गए। अभी तक आदिल को ये सारी बातें मालूम न थी, लेकिन उसे तादेर अंधेरे में नहीं रखा जा सकता था। शानी के आने के सिर्फ 48 घंटे के अंदर आदिल को भी वो सब कुछ मालूम हो गया जो चौधरी इरशाद ने शानी को बताया। आदिल जवान खून था, वो भड़क उठा। चौधरी इरशाद की बीमारी उसके पेश नजर ना होती तो उनके सामने ही चीखना चिंगाड़ना शुरू कर देता। वो चौधरी इरशाद के सामने तो चुप रहा, लेकिन चाचा रईस के सामने उसने खूब दिल की बुड़ास निकाली। उसने कहा, चाचा मैं शानी को किसी सूरत वापस ससुराल नहीं जाने दूंगा। इनके और हमारे दरमियान खैर ताल्लुक अब खत्म हो गया है। चाचा रईस ने शानी की तरफ देखा। शानी का रंग जर्द हो गया था और होंठ कांप रहे थे। वो कुछ बोली नहीं, लेकिन उसकी आंखें बाज़बाने खामोशी कह रही थी, भाई ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है? जिंदगी के फैसले पेंसिल की लकीर तो नहीं होते कि जब जी चाहा मिटा दिया। चाचा रईस ने कहा, आदिल अब हमें जोश से नहीं होश से काम लेने की जरूरत है। हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। आदिल ने चीख कर कहा, चाचा आपकी सोच समझ ही ने तो सारा काम खराब किया है। आपके सामने तो बस अपना कारोबार था, इसके सिवा आपको कुछ नजर नहीं आ रहा था। आपने दिन रात नारपुर वालों की तारीफें की, अपनी बातों से उनमें दुनिया भर की खूबियां जमा कर दी। अगर नारपुर में शानी की बात पक्की हुई तो इन सब में ज्यादा हाथ आपका था। मैं अपना गुनाह मानता हूँ आदिल पुत्र, ये मेरी गलती थी कि मैं दुश्मनों की चाल ना समझ सका। उन्होंने सब कुछ एक मंसूबे के मुताबिक किया। आहिस्ता आहिस्ता जाल बिछाया। मेरे या भाई इरशाद के वहमो गुमा में भी ना था कि पर्दे के पीछे क्या छुपा हुआ है। चलो मैं तो चाचा हूँ, भाई इरशाद तो बाप थे, उन पर तो शक नहीं कर सकते हो। उन्होंने भी फाखर से कारोबार की बात की, अपनी फसल फाखर के कारखाने को बेची। वो सब भी आपकी वजह से हुआ चाचा। आपने नारपुर वालों की तस्वीर ही कुछ ऐसी खींच रखी थी कि अब्बा जी भी उन पर भरोसा करने लगे। चाचा रईस का सर झुका हुआ था। अंदाजा हो रहा था कि वो वाकई खुद को बेहद नादम महसूस कर रहे हैं। कुछ देर बाद उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, आदिल पुत्र जो हो गया वो तो हो गया, अब आगे का सोचना है। बेटी का मामला है, हमें जो कुछ करना है बहुत एहतियात से करना होगा। मैं कुछ नहीं जानता, मेरी बात बिल्कुल साफ और खुली है। मैं अपनी बहन को वापस उस दोज़ख में नहीं भेजूंगा, हरगिज़ नहीं भेजूंगा। शानी का रद्द-ए-अमल जानने के लिए रईस अहमद ने बेसाख्ता शानी के चेहरे की तरफ देखा। शानी ने अपना चेहरा दुपट्टे में छुपाया और सिसकी लेती हुई कमरे की तरफ भाग गई। तारपुर में मेयर जी के कारिंदे अकबरे को गोली लगने वाली बात अभी तक चौधरी इरशाद से छुपाई गई थी, मगर उसे तादेर नहीं छुपाया जा सकता था। तीसरे रोज शानी जब चौधरी इरशाद के सराने बैठी उनका सर दबा रही थी, उसे मुनासिब लफ्जों में सब कुछ चौधरी इरशाद के गोश गुजार कर दिया। शानी ने वाक़े की शिद्दत को बहुत कम कर दिया था और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिनसे चौधरी को शाक ना पहुंचे। उसके बावजूद चौधरी इरशाद का रंग जर्द हो गया और माथे पर पसीना चमकने लगा। वो लेट गए और कितनी देर गुमसुम रहे। 10-15 रोज ही में वो दायमी बीमार नजर आने लगे थे। कुछ देर बाद वो कराते हुए बोले, शानी तेरा भाई गुस्से वाला है, इसका गुस्सा कहीं इस मामले को और ना बिगाड़ दे। अगर बात पुलिस वगैरह तक पहुंच गई तो बड़ी बदनामी होगी। अब्बा जी अभी तक तो बात पुलिस तक नहीं पहुंची और उम्मीद है कि अब पहुंचेगी भी नहीं। 4-5 दिन तो गुजर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि फाखर ने इस मामले को दबा लिया है। क्या इस वाक़े के बाद फाखर ने कोई राब्ता किया है? नहीं अब्बा जी, राब्ता तो नहीं किया। तुम्हारा क्या ख्याल है इस वाक़े के बाद उसका रवैया क्या होगा? बाबो दिल की बड़ी अच्छी है, सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ था। मुझे पक्का यकीन है वो फाखर को समझा बुझा लेगी और शायद उसी के समझाने बुझाने की वजह से बात अभी तक पुलिस में नहीं पहुंची और ना ही कोई और फसाद हुआ है। मगर फाखर को तो राब्ता करना चाहिए था। शायद वो सोच रहे हो कि हमारी तरफ से राब्ता हो। चौधरी इरशाद चंद सेकंड तक खामोश रहे,
फिर उन्होंने शानी से निगाहें मिलाए बगैर पूछा, फाखर का सलूक तेरे साथ कैसा है बेटी? कुछ खिंचे खिंचे जरूर रहते हैं लेकिन सलूक बुरा नहीं है। हाँ, मेहर जी का रवैया समझ में नहीं आता था। उनकी आंखों में मुझे एक बार भी रहम की झलक नजर नहीं आई। शानी शोर की कज रवि पर जानबूझकर पर्दा डाल रही थी। चौधरी इरशाद ने कराते हुए कहा, मैं ठीक होता तो खुद दारपुर जाता और फाखर से बात करता। मुझे यकीन है कि नई नस्ल कई मामलों में पुरानी नस्ल से बेहतर होती है, लेकिन तुम देख रही हो कि मैं बिस्तर से पाँव नहीं उतार सकता। शानी बाप के गले लगते हुए बोली, अब्बा जी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। 4-5 रोज बाद की बात है। सुबह 10-11 बजे का वक्त था। हवेली में चाटी की लस्सी लेने वालों की कतार लगी हुई थी। शानी अपने हाथ से बर्तनों में लस्सी डाल रही थी। किसी किसी के बर्तन में वो लस्सी के साथ थोड़ा सा मक्खन भी रख देती थी। ये उसकी मरहुमा माँ की रिवायत थी जो अभी तक हवेली में हर रोज दिवाई जाती थी। रोजाना तकरीबन 8 चाटी लस्सी तकसीम की जाती थी। बांटते बांटते शानी की कमर दोरी हो गई और नाजुक कलाइयां दुखने लगी, मगर इस तरह की तकलीफ उठाकर उसे हमेशा से राहत होती थी। अचानक हवेली के अंदरूनी हिस्से से कुछ आवाजें शानी के कानों तक पहुंची और वो चौंक गई। भाई आदिल किसी मुलाजम पर बरस रहा था। शानी ने स्टील का जग अपने हाथ से रखा और जल्दी से अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि आदिल गुस्से से सुर्ख है और खादिम हुसैन पास खड़ा कांप रहा है। आदिल के हाथ में एक चाक किया हुआ लिफाफा था और लिफाफे में से निकलने वाला खत उसके हाथ में था। क्या हुआ आदिल भाई? शानी ने सहम कर पूछा। इतना पुराना मुलाजिम होकर भी झूठ बोले तो दुख होता है। अभी थोड़ी देर पहले ये अब्बा जी के कमरे से निकला था। मैंने देखा कि कमरे से निकलने के बाद ये कहीं रवाना हो रहा है। मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? बोला भाई बीमार है, उसकी खबर लेने जा रहा हूँ। हालांकि भाई अच्छा भला है, थोड़ी देर पहले मुझे रास्ते में मिला है। ये झूठ बोल रहा था। ये देखो, इसकी जेब से अब्बा जी का लिखा हुआ खत निकला है। ये नारपुर जा रहा था। लेकिन भाई इसमें खादिम हुसैन बेचारे का तो कोई कसूर नहीं। अब्बा जी ने कहा होगा कि किसी को बताना नहीं, हम तो हुक्म के गुलाम है छोटी बीबी। खादिम हुसैन ने आबदीदा लहजे में कहा। अच्छा तुम बाहर जाओ, आदिल गुस्सीले अंदाज में बोला, लेकिन अभी अब्बा जी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो हुक्म छोटे मालिक, खादिम हुसैन ने कहा और बाहर चला गया। आदिल ने दरवाजा बंद करते हुए, एक तो मुझे अब्बा जी की समझ नहीं आ रही, जिस किसी के सामने बेचते हैं तो फिर बेचते चले जाते हैं। एक तो बिला सोचे समझे तुम्हारी शादी करने की गलती की, अब मिन्नत समाजत और राजी का रवैया इख्तियार करके इस गलती को मजीद बढ़ावा दे रहे हैं। देखो इस खत में क्या लिखा है उन्होंने। आदिल ने पहले खत पर सरसरी नजर दौड़ाई, फिर पढ़ना शुरू किया। बेटे फाखर, वादी में जो कुछ हुआ उसमें कसूर किसका था? इस बहस में पढ़ेंगे तो दुख और जग गंसाई के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। शानी के बुजुर्गों की तरफ से तुम्हारे बड़ों के साथ ज्यादती हुई या तुम्हारे बुजुर्गों की तरफ से शानी के बड़ों की दिल आजारी हुई, जो कुछ भी हुआ ये पुराने मादी का किस्सा है। अगर हम उस वर्ग को फाड़ दे और हर वो बात भूल जाएं जो आज से पहले हुई है, तो हम एक नई और बेहतर जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। जो कुछ भी था फाखर, लेकिन अब तुम मेरे बेटे हो और मुझे आदिल और अख्तर ही की तरह अजीज हो। मैं बड़ा होने के बावजूद हर उस ज्यादती और दिल आजारी के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ जो तुम समझते हो कि माजी में हुई। ये माफी मेरी तरफ से नहीं, मेरे बेटों और भाइयों की तरफ से भी है। अब मैं चंद दिन पहले के वाक़े की तरफ आता हूँ। आदिल हरगिज तुम्हारी गैर मौजूदगी में शानी को लेने ना जाता, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मेरे इसरार पर वो गया था। वहाँ जो कुछ हुआ उस पर आदिल को भी बेहद अफसोस है। मामूली सी बात थी जो बढ़ गई। ये तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तुम्हारे मुलाजिम अकबरे की तरफ से भी कुछ ज्यादती हुई। बहरहाल जो कुछ भी हुआ उसमें मुझे और आदिल को बेहद अफसोस है। ये तुम्हारी मेहरबानी और बरखुरदारी है कि तुमने फौरी तौर पर इस्लामाबाद से वापस आकर इस मामले को समेट लिया। यकीन करो, मैं तंदुरुस्त होता तो खुद चलकर तुम्हारे पास आता और इस वाक़े के लिए तुमसे और बैर जी से माजरत करता। शानी शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं भी तुम्हारी सूरत देखने को तरस रहा हूँ। हफ्ते की शाम को आ जाओ और 1-2 रोज हमारे साथ रहो। खैर अंदेशो दुआ गो इरशाद अहमद। किसकी आखिरी सतूर तक पहुंचते पहुंचते आदिल का चेहरा अंगारा हो चुका था। वो फुनकार कर बोला, अब्बा जी समझते हैं जैसे वो खुद नरम दिल है, ऐसी सारी दुनिया भी है। अगर उनका ख्याल है कि यूं माफियां मांगने और मिन्नतें करने से मामला ठीक हो जाएंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। कुत्ते की दुम को 100 साल भी हुक्के की नली में रखो, वो टेढ़ी रहती है। जिन लोगों ने 70-80 साल तक दुश्मनी को पाल पोस कर जवान किया है, वो इसे इतनी जल्दी कैसे खत्म कर देंगे? उन्होंने हमारी गैरत को ललकारा है शानी। उनकी हर ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना होगा। भाई दुश्मनी को जितना बढ़ाया जाए बढ़ती जाती है। हमें कोई बाइज्जत रास्ता निकालना होगा। मैं हरगिज नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप और अब्बा जी किसी मुसीबत का शिकार हो। तू कैसी बातें करती है शानी? तेरी और हमारी मुसीबत जुदा नहीं है। अगर तू मुश्किल में है तो हम भी मुश्किल में है। और एक बात मैं तुझे साफ बता दूं, मैं तुझे कोई कुर्बान नहीं होने दूंगा। तो दुश्मनी की साग में वापस नहीं जाएगी। वो पांव पटकता हुआ बाहर निकल गया। शानी की आंखों से 2 आंसू खामोशी से गिरे और कालीन में जज़ब हो गए। शानी और आदिल ने अब्बा जी से ये बात छुपाए रखी कि इन्होंने माजरत खुआई वाला खत नारपुर नहीं पहुंचने दिया।
मुलाजिम खादिम हुसैन को भी ताकीद कर दी कि वो अब्बा जी की बीमारी के पेश नज़र उन्हें कोई बात नहीं बताएगा। न जाने क्यों शानी के दिल में गहराई में कहीं ये तवक्को मौजूद थी कि शायद फाखर रंग वाली आ जाए और अब्बा जी की ये इयादत करे। अगर एक बार वो आ जाता तो यकीनन मामला सुधरने की उम्मीद पैदा हो जाती। 5-6 रोज इसी तरह गुजर गए। फिर एक रोज शाम को आदिल घर वापस आया तो सख्त बिन्नाया हुआ था। उसकी शक्ल देखकर ही शानी सहम गई। वो छूटते ही बोला, शानी तुमसे कहा था ना कि नारपुर वालों से हमारा सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता है, इसके सिवा और कुछ नहीं। ये देखो क्या है। आदिल ने चंद कागजात शानी की तरफ बढ़ा दिए। शानी ने सरसरी अंदाज में देखा। इन कागजात का ताल्लुक जरी बैंक से था। आदिल ने जो कुछ बताया उससे मालूम हुआ कि ये कर्जे के कागजात हैं। बीज, खाद और पानी के सिलसिले में 40 लाख का ये कर्जा चौधरी इरशाद ने बैंक से हासिल करना था। इस कर्जे के लिए कोशिश करने का मशवरा फाखर ही ने चौधरी इरशाद को दिया था और पूरा यकीन दिलाया था कि वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके ये कर्जा हासिल कर लेगा। अब ये कागजात इनकार की मोहर के साथ वापस आ गए थे। फसल की बुआई से पहले ये बहुत बड़ा धचका था। आदिल और चाचा मुश्ताक की सारी मंसूबाबंदी दरी की दरी रह गई थी। ये बात बिल्कुल वादे थी कि कागजात इसीलिए वापस हुए थे कि फाखर ने इस मामले से हाथ खींच लिया था। शानी ने कहा, भाई अब्बा जी तो पहले ही बहुत परेशान है। ये खबर उनके लिए बड़ी तकलीफ वाली होगी, लेकिन उन्हें बताए बगैर चारा भी तो नहीं है। वो कल बीज और खाद वगैरह के लिए एडवांस देने वाले हैं। 1.5 लाख की जरी दवा तो उन्होंने मंगवा भी ली है। भाई क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं और से रकम मिल जाए? आदिल के चेहरे पर शदीद परेशानी और सोच की गहरी परछाइयां थी। एक तवील सांस लेकर बोला, इसका तो एक ही तरीका है, बेले के साथ वाली जमीन बेच दी जाए। इस बारे में चाचा मुश्ताक ही कोई बेहतर मशवरा दे सकता है। बहरहाल ये सारी तो बात की बातें हैं। फिलहाल सोचने की बात तो यह है कि फाखर ने हम पर ओछा वार किया है। ऐसा घटिया बंदा बुरे से बुरा रास्ता इख्तियार कर सकता है। मुझे तो ये डर है कि आदिल कहते कहते खामोश हो गया। क्या कहना चाहते हो भाई? मुझे तो ये डर है शानी कि वो तुम्हें धौंस के साथ यहाँ से ले जाने की कोशिश ना करे। खुदा की कसम, अगर उसने कोई इस किस्म की हरकत की तो मैं उसके अंदर से गुजर जाऊंगा। ऐसी बातें क्यों करते हो भाई? जो बात है ही नहीं, तुम उसको सोच सोच कर हकीकत बना रहे हो। क्या ये कागज हकीकत नहीं है? आदिल ने बैंक से आने वाले कागजात शानी के सामने फड़फड़ाए। अगर ये हकीकत है तो और भी बहुत कुछ हकीकत बन सकता है। शानी रात गए तक अब्बा जी के पास बैठी रही। वो उनसे बातें करती रही, उनकी दिलजोई में लगी रही, लेकिन उसके साथ उसका ज़हन आज की गमनाक खबर में अटका रहा। हमेशा से उसकी आदत थी कि वह हर हादसे या गमनाक वाक़े में अपनी गलती तलाश करती थी। ये खोज लगाती थी कि ऐसे हालात पैदा करने में उसने क्या किरदार अदा किया है। अभी वो यही सोच रही थी, अगर वो और आदिल अब्बा जी का लिखा हुआ खत नारपुर पहुंच जाने देते तो शायद नारपुर वालों की तरफ से ये रद्द अमल ज़ाहिर ना होता। सब कुछ सुलझ जाता, उम्मीद के नए रास्ते खुल जाते। उस रात आदिल, चच्चा मुश्ताक और चच्चा रईस में काफी देर तक सलाह मशवरा होता रहा। अगले रोज शाम को जब शानी हवेली की छत पर टहल रही थी, आदिल उसके पास आया और उसने शानी को एक खुशखबरी सुनाई। वो बोला, शानी मेरा ख्याल है कि अब हम बैंक के कर्जे और फाखर के ताउन पर लानत भेज सकते हैं। हमने बेले के साथ वाली 8 मुरब्बे बेचने का फैसला कर लिया है और उससे बड़ी खबर यह है कि जमीन के लिए एक अच्छा गाहक भी मिल गया है। शानी ने कहा, ये वही जगह है ना जो अब्बा जी ने पिछले से पिछले साल भी बेचने की कोशिश की थी? हाँ वही। इससे पहले भी 2-3 बार हमने ट्राई मारी थी, लेकिन वो जगह कलरी है, उसका गाहक नहीं मिलता और अगर कोई मिलता है तो पूरे पैसे नहीं देता। अब अल्लाह का करना है कि गाहक मिल रहा है और पैसे भी ठीक देगा। ये सब चाचा मुश्ताक की कोशिश से हुआ है। हम कल पटवारी के पास जा रहे हैं, जमीन की फर्दें वगैरह निकलवाएंगे। उम्मीद है कि 3-4 रोज तक बयाना हो जाएगा। अब्बा जी को बताया है? शानी ने अपनी अंदरूनी खुशी समेटते हुए कहा, नहीं अभी तो नहीं बताया, लेकिन मेरा ख्याल है अब बता देना चाहिए। ये भी बता देना चाहिए कि बैंक से कर्जे वाले कागज वापस आ गए। अब ये खबर देने में ज्यादा हर्ज नहीं है। और वो खत रोकने वाली बात? शानी ने पूछा। नहीं, उसे अभी रहने दो, अब्बा जी को पता चलेगा तो बात कर लेंगे। रात को अब्बा जी के पास बैठकर आदिल टीवी पर खबरनामा देखता रहा। फिर उसने सब कुछ उनके गोश गुजार कर दिया। कर्जे वाली इतला ने चौधरी इरशाद को भी सदमा पहुंचा दिया। अपने दामाद के लिए उनके दिल में नरम गोशा मौजूद था, लेकिन इस खबर के बाद इस गोशे की वुसअत कुछ कम हो गई थी। अगर आदिल ने चौधरी इरशाद को इस सदमे से संभालने के इंतजाम ना कर लिया होता, यानी जमीन का गाहक ना ढूंढ लिया होता, तो चौधरी इरशाद पर यकीनन क़यामत गुजर जाती। कुछ देर बाद चाचा रईस और मुश्ताक भी वहां आ गए। इस नई सूरत पर वो तादेर तबसरा करते रहे। यूं लगता था कि कारोबार की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए ये उनके पास आखिरी मौका है। अगर इस मरतबा सारा रकबा काश्त किया जाता और खरीफ की फसल भी गैर मामूली होती, तब भी वो अपने हालात के शिकंजे से निकल सकते थे। जमीन की फरोख्त की सूरत पैदा हुई थी तो उन्हें अपने कई मसले हल होते नजर आने लगे थे। शानी रात देर तक जागती रही और सोचती रही कि हालात इसे बहाकर कहां से कहां ले जा रहे थे।
शादी से 6 रोज पहले जब उस पर इंकशाफ हुआ था कि इसका होने वाला शोर वही घुड़सवार है जिसके मुंह पर उसका तमांचे का निशान पड़ा था, तो वो समझ गई थी कि इसकी जिंदगी एक बेढंगी चाल चलने वाली है। लेकिन इसने फैसला कर लिया था कि वो सब्र और फरासत के साथ इस चाल को दुरुस्त कर लेगी और उसने दलेरी के साथ इस इम्तिहान गाह में कदम रख दिया था। इसने अपनी ज़िंदगी जिंदगी के सर्दो गर्म को हिम्मत से बर्दाश्त किया था और दिल में ये उम्मीद थी कि जल्दी वो सब कुछ ठीक कर लेगी, हर दिल में जगह बना लेगी और इस दिल को भी जीत लेगी जिसे जीतना उसके लिए सबसे ज्यादा आसान था। लेकिन उसके बाद हालात के सांप ने अपनी कुंडली के कुछ और बल खोले थे। शानी गिल में ये बात आई कि बात सिर्फ एक इत्तफाकिया तमांचे की नहीं थी, इसके पीछे एक पुरानी कहानी सरसरा रही थी। एक पौन सदी की पुरानी कहानी जो रोजो शब की भूल भुलैयों में रेंगती इस तक पहुंची थी और ऐन जवानी के सुहाने दिनों में इसे दबोच बैठी थी। अब तक जो हालात सामने आए थे उनसे तो यही जाहिर हुआ था कि खुदा बख्श के कुएं पर पेश आने वाला तमांचे का वाकया इत्तफाकन नहीं हो गया था। वो वाकया ना भी होता तो भी शानी के लिए सूरत-ए-हाल कमोबेश यही होती जो अब थी। वो वाकया ना होता तो कोई और हो जाता। फाखिर खुदा बख्श के कुएं पर सरेरात शानी से नहीं टकराया था, वो शानी के पीछे था, उसके इर्द गिर्द मंडला रहा था। शानी और सकीना ने पहले भी 2-3 बार उसे रंगवाली में घूमते फिरते देखा था। हो सकता है कि वो चच्चा रईस से मिलने के बहाने आता हो, मगर उसका असल हदफ शानी ही थी। बहरहाल ये सब बातें अब तो मादी का हिस्सा बन गई थी। हकीकत हाल ये थी कि अब शानी फाखिर की मरकूआ बीवी थी। फाखिर शानी की जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द बन चुका था। वो अपना सब कुछ उसे सौंप चुकी थी और अब उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कम अज कम इसकी बशर की रूह के अंदर से तो यही आवाज आती थी कि अब वापसी की कोई राह नहीं। अब एक तरफ शोर था और दूसरी तरफ उसके खूनी रिश्ते। वो खुद को 2 इंतहाओं के दरमियान फंसा हुआ महसूस कर रही थी। या अल्लाह, दुश्मनी की आग में से मोहब्बत का कोई फूल खिला दे। तू कादर मुत्तलिक है, तू सब कुछ कर सकता है। तूने मेरे दिल को खाना मोहब्बत बनाया है। अपनी माँ की तरह मैं भी किसी से नफरत नहीं कर सकती, उससे भी नहीं जो मेरे सीने में खंजर घोंपने के लिए तड़प रहा है। मैं सरापा मोहब्बत हूँ तो फिर मुझे कांटों में क्यों घसीटता जा रहा है? मेरी मदद फरमा मेरे मालिक। मुझे कांटों में घसीटने वाले गुनाहगार होंगे तो उसका दुख भी मुझी को होगा। मेरी मदद फरमा मेरे मालिक। अगले 1 हफ्ते में शानी ने दिन रात अब्बा जी की खिदमत की। वो उनकी खुराक और दवा का खास ख्याल रखती थी। अब्बा जी की सेहत पहले से बेहतर होने लगी। अब्बा जी से प्यार तो शानी को पहले भी बहुत था, लेकिन उनकी तकलीफ ने यह प्यार दोगुना कर दिया था। वो रात को खांसते भी थे तो शानी चौंक कर उठ बैठती थी। सोमवार के रोज वो लोग अब्बा जी को लाहौर में चेकअप के लिए ले गए। उनकी इकोग्राफी हुई, वर्जिश का टेस्ट हुआ, सारी रिपोर्टें अच्छी आई। डॉक्टरों ने मुकम्मल आराम और इलाज जारी रखने का मशवरा दिया। वापसी पर शानी खुश थी। कई दिनों बाद उसने सुख की सांस ली थी। वो देर तक अब्बा जी के पास बैठी रही, उनसे बातें करती रही, लतीफे सुनाती रही। वो अपना और अब्बा जी का ध्यान असल गम से हटाने की कोशिश कर रही थी। जब वो अब्बा जी के पास काफी देर बैठ चुकी तो फिर उसके दिल में ख्याल आया कि उसे अम्मी जी के पास भी बैठना चाहिए। उसके कमरे में मरहूम माँ की तस्वीर लगी थी और वो इस तस्वीर के सामने ऐसी बैठती थी जैसे माँ की जिंदगी में उनके सामने बैठा करती थी। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि माँ वाकई उससे बातें करने लगती थी। जब वो माँ के सामने बैठने के लिए अपने कमरे का रुख कर रही थी कि अचानक उसे घन गर्ज की आवाज सुनाई थी। ये आवाजें हवेली के मर्दाने से उभरी थी, इसलिए शानी के कानों तक पहुंचते पहुंचते काफी मदम पड़ गई थी। इसे अंदाजा हुआ कि आदिल किसी से लड़ झगड़ रहा है। शानी का दिल सीने में चिड़िया की तरह फड़फड़ा गया। वो तेजी से मर्दाने की तरफ गई। जाते जाते वो रास्ते में आने वाले सारे दरवाजे बंद करती गई। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि ये आवाजें अब्बा जी के कानों तक पहुंचे। इसने देखा कि जनाने और मर्दाने के हिस्से को मिलाने वाले कमरे में चाचा मुश्ताक आदिल एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। आदिल के हाथ में राइफल थी और उसका चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख था। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि चचा मुश्ताक उसे रोकने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। आदिल दाड़ रहा था, मैं उसे सबक सिखा दूंगा, वो समझता क्या है अपने आप को। अगर दुश्मनी है तो फिर दुश्मनी ही सही। अब खुले मैदान में मुकाबला होगा। उसकी बदमाशी नाक के रास्ते ना निकाल दूं तो आदिल नाम नहीं है। शानी की देर में खतरे की घंटियां बज उठी। इसके दिल ने गवाही दी कि आदिल जो कुछ कह रहा है फाखिर के बारे में कह रहा है। वो चचा मुश्ताक के हाथों से निकल जा रहा था। इसी दौरान में चचा मुश्ताक की नजर शानी पर पड़ गई। उन्होंने पुकार कर कहा, शानी इसे रोको, ये पागल हो रहा है। शानी आगे बढ़ी और वो भी भाई से लिपट गई। रोते हुए बोली, भाई ऐसा मत करो, तुम जानते हो अब्बा जी की हालत कैसी है। वो कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदा के लिए भाई छोड़ दो ये राइफल। शानी और चचा ने मिलकर बमुश्किल आदिल के खास से भरी हुई राइफल छुड़ाई। हांफता कांपता हुआ खादिम हुसैन भी मौके पर पहुंच चुका था। चचा मुश्ताक ने राइफल उसे थमाई और बिफरे हुए आदिल को अपने बाजुओं के हल्के में ले लिया और उसे धकेलते हुए दूसरे कमरे में ले गए। कमरे का दरवाजा उन्होंने अंदर से बंद कर लिया। चाचा मुश्ताक ने पता नहीं कैसे और किस तरह बिफरे हुए आदिल को ठंडा किया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो बाहर आए तो निढाल नजर आते थे।
उनकी कुशादा पेशानी पर गहरी लकीरें थी। क्या हुआ चचा, भाई क्यों इतने गुस्से में आ गए हैं? शानी ने सहमे हुए लहजे में पूछा। चौधरी मुश्ताक एक गहरी और मुस्तरीब सांस लेकर बोले, शानी, आदिल का गुस्सा भी बेजा नहीं है। नारपुर वाले हमें नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। उन्होंने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया है। मैं समझी नहीं चचा, जमीन का सौदा कैंसिल हो गया है और उसे कैंसिल कराने वाला फाखिर है। हो खुदाया, ये क्या हो रहा है? तुम जानती हो ये गाहक बड़ी मुश्किल से हाथ लगा था। मेरे बचपन का एक दोस्त था। मैं जमीन के लिए काफी अरसे से उसके पीछे लगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से बात सौदे तक पहुंची थी। फाखिर को इस बात का पता चल गया। उसने अपनी टांग अड़ाकर सौदा खराब कर दिया। हमें आज सुबह ही पता चला है कि फाखिर नारपुर के करीब अपनी 10 मुरब्बे जमीन हमारे गांव को बहुत सस्ते भाव दे रहा है। जाहिर है कि वो ये सब हमारी अदावत में कर रहा है। उसने सस्ती जमीन देकर नुकसान बर्दाश्त किया है, लेकिन हमारी जमीन बिकने नहीं दी। आपको ये सब किसने बताया? नारपुर का नायब तहसीलदार आज सवेरे खुद मेरे पास आया। उसने सारी हकीकत खोली है। शक तो हमें 3-4 रोज से था, लेकिन आज तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। शानी के सीने में जैसे कुछ चिकना चूर होकर बिखर गया। पिछले चंद दिनों से अब्बा जी के चेहरे पर जो बशाशत और सेहतमंदी नजर आ रही थी, वो एकदम काफूर होने वाली थी। वो रो देने वाले लहजे में बोली, चचा, इस बात का पता अब्बा जी को चलेगा तो क्या होगा? यही सोच सोच कर तो मैं परेशान हो रहा हूँ। सारी उम्मीदें जमीन के इस सौदे से ही तो थी। तुम्हारे ससुराल वालों ने बड़ा सख्त वार किया है। अगर हमने कोई खल ना निकाला तो कर्ज ख्वाहों से इज्जत बचानी मुश्किल हो जाएगी। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? ये बात तो वही बता सकते हैं। फाखिर से अब तक हम में से किसी की बात नहीं हुई है, लेकिन जो खबरें पहुंच रही हैं उनसे यही अंदाजा होता है कि वो आदिल पर बहुत खफा है। आदिल तुम्हें बगैर इजाजत के दारपुर से ले आया था। इसकी गोली से फाखिर का कारिंदा भी जख्मी हुआ है। शायद अब फाखिर चाहता है कि इन वाकयात पर उससे माफी मांगी जाए। लेकिन चचा, ये सारी तो गैरों वाली बातें हैं। वहां नारपुर में सरासर ज्यादती उस अकबर नामी मुलाजम की थी। चाहिए तो ये था कि फाखिर यहाँ आ जाते, अब्बा जी की खैरियत भी पूछ लेते और बाकी मामले भी साफ हो जाते। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी अकड़ तोड़कर यहाँ आएगा। शायद वो चाहता है कि तुम खुद वापस आ जाओ। हालात बेहतर होने की बजाय बिगड़ते चले जा रहे थे। यूं महसूस होता था कि पौन सदी से दुश्मनी की जो चिंगारी दोनों खानदानों के अंदर दबी हुई थी, वो बड़े करशोला बन गई है। दोनों छोटे भाइयों ने बड़ी एहतियात और नरम रवि के साथ बड़े भाई चौधरी इरशाद को असल सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया। खबर इतनी संगीन थी कि सारी एहतियात के बावजूद उसका असर चौधरी इरशाद पर हो रहा था। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और सीने में हल्का सा दर्द महसूस होने लगा। शानी अपने अब्बा जी की हालत देख देख कर नीम जान हो रही थी। यह ख्याल बार बार इसके दिल में आता था कि शायद फाखिर के लिए अब्बा जी का खत रोक कर इन्होंने गलती की है। अगर मादरत का वो खत फाखिर और बैर जी तक पहुंच जाता तो हो सकता था कि ये हालात इतने खराब ना होते। अगर शानी के बस में होता तो वो अपने पिंदार की जर्रा भर परवाह किए बगैर खुद नारपुर पहुंच जाती और अपने शोर की हर कड़वी कसीली बात सर झुका के सुन लेती। लेकिन ऐसा करना उसके लिए मुमकिन ना था। अब धीरे धीरे ये दो खानदानों की अना और इज्जत का मसला बनता जा रहा था। आदिल तो इस कदर मुश्तइल था कि शानी की वापसी की बात भी सुनना नहीं चाहता था। सौदा खत्म होने वाले वाक़े के बाद चचा मुश्ताक भी आदिल के खम ख्याल नजर आते थे। चचा रईस दरमियान दरमियान महसूस होते थे। वो कभी एक तरफ की बात करने लगते तो कभी दूसरी तरफ की।